एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चन को कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे अगर आप इंटर के विद्यार्थी हैं और 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इन सारे गेस्ट क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं या देख लेते हैं तो आपका 70% क्वेश्चन यहाँ से आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि ऐसा आपको कोई भी यानी क्वेश्चन जो है अभी तक यानी सॉल्व नहीं कराया होगा, क्योंकि इसमें जो है आपको स्मार्ट तरीके से हम तैयारी करवाने वाले हैं आपको, क्योंकि बहुत बच्चे हार्ड वर्क करते हैं और कुछ बच्चे जो है स्मार्ट वर्क कर देते हैं, यानी स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग को हम जो है पूरी तरह से आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको यूट्यूब में हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को जो है स्मार्ट तरीके से जो है तैयारी करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप मेरे साथ बने रहें। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जंप करके शेयर कर रहे हैं। चलेगा इस फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताइए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का 2 प्रमुख कारण है। सबसे ज्यादा जो माना जाता है तो ये बाढ़ के कारण बनाया जाता है, क्योंकि हड़प्पा जो है कहाँ, हड़प्पा सभ्यता जो है सभी बड़े नगर नदियों के किनारे अवस्थित थे और बाढ़ के कारण इनका पतन हुआ था, क्योंकि अधिकतर जो बड़े बड़े नगर थे हड़प्पा सभ्यता के वो किसके यानी नदी के किनारे थे। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि वो बाढ़ के कारण जो है क्या हो गया, यानी पतन हो गया उसका। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताया है कि बाहरी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का जो है क्या हो गया था, यानी पतन हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण बताया जा रहा है। ठीक है, कि आर्यों ने लोहा और घोड़ा के बल पर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर नाश कर दिया था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 प्रमुख कारण आपको बताया, पहला आपका बाढ़ का कारण, दूसरा आपका बाहरी आक्रमण। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट, आपका दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो दिख पा रहा है आप लोग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को यानी हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, आपको हम बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, इसलिए उसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। और बहुत सारे विद्वान बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया था। उसके बाद ही अन्य स्थानों को पुरातात्विक खुदाई की गई थी और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ था, इस चलते इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपको हम बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी नदी के किनारे जो है बसे होने की वजह से उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। राइट, यानी एक क्वेश्चन से आपका 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। सीधी बात है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, गोपुरम जो है कहाँ, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। देखिएगा, गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों को गोपुरम का निर्माण कराया। यह अधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। ये संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाते थे, जो ऊंची मीनार बनाने में सक्षम होते। यानी अगर जो सबसे ज्यादा अगर ये गोपुरम सबसे ऊंचा करते थे तो वो सबसे ज्यादा यानी शक्तिशाली जो है शासक कहलाते थे, इसीलिए जो है इसका यानी गोपुरम इसको कहा जाता है। और मंदिर के प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता था। जिसका सबसे बड़ा यानी ऊंचा होता था तो समझ जाओ कि वो राजा जो है सबसे ज्यादा यानी शक्तिशाली थे। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल थे, इसका यही है। ठीक है, तो तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कहलाता है कि गांधी इरावन समझौता का परिचय दें। देखिए, गांधी इरावन समझौता जो हुआ था ये 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय आंदोलन के यानी आरंभ के कारण क्रांतिकारी आंदोलन में वृद्धि प्रथम गोल में सम्मेलन की विफलता ने सरकार को गांधी से वार्ता करने को बाध्य कर दिया था और वायसराय ने इराविन ने उसे समझौता के लिए वार्ता आरंभ किया था, जो 5 मार्च 1931 को गांधी इराविन पैक्ट हुआ था। यानी जब गोलमेज सम्मेलन में जब नहीं ले रहा था भाग, तो उस टाइम में जब 1931 में यानी 5 मार्च 1931 को
गांधी ईरान क्या था यानी इराविन पैक्ट हुआ था। इसके अनुसार सरकार ने राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराने, असहयोग आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति को लौटाने यानी दामनात्मक कार्रवाई बंद करने तथा मुकदमा वापस लेने के मतलब शर्त मान ली और भारतीय को यानी नमक बनाने का यानी बहिष्कार की नीति त्यागने एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति प्रदान की थी। तो देखिए ये 1931 में जो है आपका जो है मतलब ये सम्मेलन हुआ था यानी गांधी ईरानी समझौता। इसमें ये सारे चीजें जिसमें नमक कानून के लिए यानी जो है सविनय आंदोलन का यात्रा किया था, नमक दांडी यात्रा जिसको कहते हैं दांडी यात्रा निकाला गया था। तो ये सारे चीजें यानी ये सारे चीज का यानी क्या समझौता के लिए यानी एक सबको यानी समझाने के लिए कि हाँ इन चीजों का आपको जो है पूरी तरह से यानी अधिकार देते थे, नमक बना सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है ये मतलब दिया था, इसीलिए जो है 1931 को यानी 5 मार्च 1931 को जो है इराविन समझौता हुआ था। राइट, तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो इसको रोक करके आप लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे है। क्या कहलाता है कि गुप्तकालीन कला की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए गुप्तकालीन कला का जो प्रमुख जो उसका विशेषताएं हैं तो एक होता है क्या मूर्ति कला था, दूसरा था क्या चित्रकला। तो हम अगर मूर्ति कला की अगर बात करें तो गुप्तकालीन में मूर्तियां यानी बौद्ध धर्म से संबंधित यानी वस्तुओं और पुराणों में दी गई घटनाओं को दर्शाता है। मथुरा और सारनाथ में पत्थरों और कोष की बुद्ध तथा बौद्ध स्तंभों की मूर्तियां बहुत संख्या में पाई गई है। इस काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियां वह है जिसमें बुद्ध बैठे मुर्दा अपना प्रथम प्रवचन दे रहे हैं और इस मूर्ति को भारत में सबसे दुर्लभ मूर्ति माना जाता है। तो देखिए मूर्ति कला के बारे में आपको समझ में आ गया कि गुप्तकालीन मूर्तियों बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुओं और पुराणों में दी गई घटनाओं की को यानी दर्शाता है मूर्ति कला में के अनुसार। ठीक है, अब देखिएगा चित्रकला, एक चित्रकला भी था। ठीक है, दो बहुत प्रमुख था वहाँ का विशेषताएं। ये चित्रकला की गुप्त काल में अपनी प्रगति को मतलब प्रगति के शिखर पर थी। तो इस काल का व्यवहार राजमहलों और हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों को सजाने के लिए किया जाता था। इस कला के सबसे सुंदर उदाहरण अजंता की बुद्ध गुफाएं, श्रीलंका में यानी सागिरिया और मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं इस चित्रकला का यानी सबसे प्रमुख क्या है उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो ये था आपका यानी किसका विशेषता बताए थे आपको यानी गुप्तकालीन की कला की मुख्य विशेषता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अभिलेख किसे कहते हैं। देखिए अभिलेख को समझने के लिए आपको अच्छे से पहले इसको देखना पड़ेगा। देखिए अभिलेख जो होता है पत्थर धातु आदि की सतहों पर जो उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को यानी कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा था। यह मुख्य रूप से शासकों का मतलब राजादेश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के परिस्तर अभिलेख है जो सोना चांदी पित्तल तांबा लोहा आदि पर लिखी अभिलेख पाए गए थे। अभिलेख किसी भी कालाखंड के जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक यानी स्रोत माना जाता है। देखिए अभिलेख जो है देखिए पत्थर या धातु या किसी चीज में यानी गुफा वगैरह में, एक होता है गुफा में भी होता है पत्थर वगैरह में जो लिख करके रखता था तो उसको ही यानी क्या कहा जाता है यानी अभिलेख कहा जाता है। चाहे आपका तांबा में लिखा हो, सोना में लिखा हो, चांदी में लिखा हो, लोहा में लिखा हो, तो ये जो होता है अभिलेख जो होता है इन चीजों पर यानी लिखे होता है और सबसे प्रमुख माना गया है यानी अभिलेख से ही पता चला है। ठीक है कि मतलब कौन सबका कालखंड के बारे में सबसे ज्यादा प्रमुख स्रोत जो माना जाता है वह अभिलेख को ही माना जाता है। राइट, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक ऐतिहासिक स्रोत होता है जो उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को यानी पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मूर्तियां, शिलालेख, अस्तित्व अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पाषाण उपकरण आदि आते हैं। ये सभी चीजें जिस कालखंड की होती है उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। देखिए पुरातत्व वही विज्ञान है जो जिसके माध्यम से जिसके मध्य यानी गर्भों से यानी छिपी हुई सामग्री को यानी खोदा जाता है। ठीक है, उसका काल यानी निर्धारित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या पुरातत्व कहते हैं। जैसे आप बताया पुरातत्व एक ऐतिहासिक स्रोत है जो उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को यानी पुरातत्व कहा जाता है। जो भी पृथ्वी के गर्भ में जितने सारे वस्तुएं छिपी रहती है उसको खोद करके निकालने को ही क्या कहा जाता है, उसके निकाला जाता है जो सारा अवशेष को, तो उसको ही यानी क्या पुरातत्व कहा जाता है। उसके अंदर जितने सारे अवशेष यानी निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका यानी पुरातत्व था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा पुरातत्व के बारे में। चलिए देखिएगा आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही वीवीआई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कितना हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए रोलेट एक्ट का विरोध गांधी सहित अन्य देशों में नेताओं ने द्वारा विभिन्न भागों में किया गया था। इसी एक्ट एवं पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर
सतपाल एवं डॉक्टर किसलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में हजारों लोग यानी शांतिपूर्ण ढंग से यानी सभा कर रहे थे। जब 13 अप्रैल 1901 रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता था, ना दलील ना अपील ना कुछ, यानी किसी भी व्यक्ति को यानी बिना मतलब उसको मतलब कोई आदेश या बिना उसको मतलब संदेह किए यानी उसको गिरफ्तार कर लेते थे। इसी को यानी रोलेट एक्ट कहा जाता था। इसका मतलब होता है काला कानून, और काला कानून का होता है कि ना दलील ना वकील ना अपील, जो उसमें किसी भी व्यक्ति को यानी गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसी के विरोध में जो है पूरे देश में जो है लोग क्या करते थे, इसका यानी क्या विरोध करते थे। उसमें दो लोकप्रिय नेता था, सत्यपाल एवं किसलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में एक जलियांवाला बाग में हजारों लोग यानी बैठे थे और शांतिपूर्ण ढंग से यानी क्या सभा कर रहे थे। उसी बीच क्या हुआ, बिना चेतावनी दिए पंजाब के तत्कालीन सैन्य अधिकारी जो थे, उसका पंजाब के जो सैन्य अधिकारी थे बड़े, वो डायर था उसका, डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस बाग में केवल एक ही सांकड़ा दरवाजा था, यानी एक ही रास्ता था, वो भी पतला जैसा था। ठीक है, यानी सांकड़ा यानी पतला होता है, पतला दरवाजा था। इससे जनता में क्या हुआ, अफरा तफरी मच गई। यानी जैसे घुसा, एक ही रास्ता है, उधर से ही मतलब क्या हो गया, बंदूक से लेकर के घुस गया और एकदम धर्रा एकदम गोली चलाते जा रहा है। ठीक है, तब वो जो जाते थे तो उस टाइम एक ही रास्ता था, उससे में क्या हो गया, अफरा तफरी मच गया। और जलियांवाला बाग में जो है एक कुआं है, एक आप लोग जब भी अगर जाइएगा, अगर कभी आप अगर घूमने का मौका मिले, ठीक है, अमृतसर में है जो पंजाब में पड़ता है, जो ये जो है अगर आप कभी जाइएगा तो देखिएगा वहाँ एक कुआं है। उस कुएं में जो है बहुत सारे लोग जो है गिर गए थे। जब अफरा तफरी हो गया माहौल तो कुछ मतलब कुएं में गिर गए, किसी को गोली लग गया, किसी को मतलब किसी के नीचे दब करके मर गए। तो ये जो है लाखों मतलब हजारों की संख्या में लोग जो है घायल हो गए थे और लगभग 389 लोग जो है मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। इस घटना से पूरा आंदोलन मतलब देश अस्तव्यस्त रह गया और इसके विरुद्ध में गांधी जी के नेतृत्व में एक असहयोग आंदोलन हुआ। फिर एक असहयोग आंदोलन हुआ था जो 1920 में आंदोलन शुरू हुआ था। और इसमें जो ये असहयोग मतलब क्या, यानी किसी भी तरह का यानी सहयोग नहीं करना अंग्रेजी शासन को। ठीक है, यानी जितने सारे विदेशी प्रोडक्ट थे सभी का यानी बहिष्कार करते थे। ठीक है, तो ये जो था गांधी जी के द्वारा यानी चलाया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप आपको इसके बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। राइट, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजी सरकार द्वारा लागू की गई भूराजस्व प्रणाली थी, जो इसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 22 मार्च 1793 को अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसमें जो है कर वसूले का अधिकार स्थानीय जमींदार को दे दिया था। इसमें जो है कर वसूला जाता था, ये अस्थायी बंदोबस्त से यानी कर वसूला जाता था और जमींदार को ही दिया गया था ये वसूलने का अधिकार। ठीक है, इसमें सरकार और किसानों के बीच जमींदारी वर्ग लाया गया और यह व्यवस्था किसानों को शोषण का कारण बन गया था। ये जो लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त, तो ये जो है मतलब किसका यानी किसानों के बीच में जमींदारी वर्ग यानी लाया गया था और ये किसानों का शोषण का कारण बन गया था ये अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो ये जो है अस्थायी बंदोबस्त था, इससे हम यही समझते हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। जितने सारे क्वेश्चन है सिलेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ से आपको लगभग सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। प्लासी के युद्ध के 3 कारण निम्नलिखित बताइए। देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध आई होप आपको पता होगा, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें 3 प्रमुख महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। एक होता है उत्तराधिकारी विवाद, दूसरा होता है यानी अंग्रेजी द्वारा यानी दस्तक पास का दुरुपयोग, तीसरा पॉइंट इसमें था यानी काल कोठरी की घटना। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट था और इसी पॉइंट की वजह से ही यानी प्लासी का युद्ध हुआ था। 3 कारण था, महत्वपूर्ण कारण, आपको समझ में आ गया होगा। प्रारंभ से अंग्रेजों ने बंगाल के उत्तराधिकारी विवाद में हस्तक्षेप किया था। ठीक है, उसके दीवान यानी राजवल के परिवार तथा कोष को कलकत्ता में अपने संरक्षण में रखा गया था। बाद में उन्हें शौकत जंग का खुलेआम यानी समर्थन किया था। उनका उद्देश्य बंगाल में ऐसा नवाब गद्दी पर बैठाना था जिस पर यानी उनका नियंत्रण हो। ठीक है, ये यानी उत्तराधिकारी विवाद था। दूसरा पॉइंट था अंग्रेजों द्वारा यानी दस्तक पास का दुरुपयोग, यानी कंपनी को बंगाल में मुगल सम्राट ने फारूक खिशियर चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, लेकिन कंपनी की कर्मचारी ने व्यक्तिगत व्यापार में इन दस्तकों का दुरुपयोग कर रहे थे और वे भारतीय व्यापारियों को भी मतलब दस्तक बेचते थे। तो ये जो है दुरुपयोग उसका करते थे, अंग्रेजों द्वारा दस्तक पास का दुरुपयोग। तीसरा पॉइंट था यानी काल कोठरी की घटना, अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी की यानी मन गिरद घटना का व्यापक प्रचार करके नवाब
को यानी अत्याचारी और निर्दयी के रूप में यानी दिखाने का प्रयत्न किया था। ये था यानी 3 महत्वपूर्ण कारण प्लासी के युद्ध का, ठीक है। और ये 1757 को ये युद्ध हुआ था और आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये सब्जेक्ट जो है अभी सब्जेक्टिव जितने सारे क्वेश्चन था, ये मोस्ट विवेक क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आप बिहार बोर्ड की तैयारी करें और घर बैठे आप बिहार बोर्ड की तैयारी करें और टॉपर बने, बिल्कुल आप चाहते होंगे, तो डियर स्टूडेंट आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आए हैं न्यू बैच 2023 के एग्जाम के लिए। इसमें आपको बहुत तरह की सुविधा दी जाएगी, जिसमें आप कभी भी आपका जब चाहे आप तब क्लास कर सकते हैं, वो भी एप्लीकेशन में। इसके लिए आपको सबसे पहले बिहार बोर्ड स्टडी का एप्लीकेशन है, जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। और इसमें जो आपको दिया जाएगा सुविधा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, विवेक क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन दिया जाएगा, फिर आपका वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट लिया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह भी दिया जाएगा आपको ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आप हमें कभी भी कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका सारा डाउट यानी क्लियर किया जाएगा। अगर आपको इस बैच को ज्वाइन कैसे करना, आप इस बैच को आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। इसमें 2 तरह से आप एडमिशन कर सकते हैं। एक होता है क्या कि आप डायरेक्ट बिहार बोर्ड स्टडी का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में जाइए, कोर्स को आप जाकर के वहाँ परचेज कर लीजिए, ठीक है। वहाँ आपका दिया हुआ रहता है, स्टोर में जाना, स्टोर में जाकर के परचेज का ऑप्शन देता है, वहाँ जाकर के आप फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करा करके आप यानी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये सारी सुविधा आपको अगर नहीं आता, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप हमें यानी 499 रुपया फोन पे, पेटीएम या गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। ये आपको स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम आपको भेजना है इसी नंबर व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। अगर ये सारी सुविधा ना हो आपके पास, तो आप हमें बैंक अकाउंट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप नंबर में सेंड करके अपना नेम, ठीक है, और सब्जेक्ट नेम, उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज देना। उसके बाद आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का जो बैच था, ये हम लोग जो न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सारी चीज की प्रक्रिया आपको यानी दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलेगा गाइस, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।